शंकर सिंह आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। और लेकिन इसकी शुरुआत करूँ उसके पहले एक निवेदन है कि ये जो मंच है, ये जो चैनल है, उस पे गंभीर आर्थिक विषयों का विश्लेषण करने के लिए है, वो जो कि तथ्यों पर आधारित होगा। और आप इस चैनल को इसी रूप में लेने की कृपा करेंगे। जो आज का विषय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण इस संदर्भ में है कि राज्यों की राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है वो उससे बहुत ज़्यादा संबंधित रही है। मित्रों, आप जानते हैं कि हम सब की आकांक्षा रहती है कि राज्य या सरकारें तेज़ी से काफ़ी मेहनत करें, जिससे कि तेज़ी से आर्थिक विकास हो सके। आप देखते हैं कि माइग्रेंट लेबरर्स और लाखों लोग रास्ते में घूम रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जा रहे थे, और वो विदाउट फूड या खाद्यान्न के और डेली नेसेसिटीज़ के वो परेशान भी थे। लेकिन इसी समयावधि में आप ये भी पाएंगे कि अनेक राज्य सरकारें थीं, अनेक एनजीओ थे जो कि उनके खाने की पर्याप्त व्यवस्था भी करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर भी हम लोग प्रायः राज्य सरकारों को या सरकारों को प्रायः क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि इसी समयावधि में, कोरोना के पीरियड में ही सरकारों ने केवल आपके खाने की व्यवस्था नहीं की, बल्कि वो आपके पीने की भी व्यवस्था करने लग गई थी। और एक महत्वपूर्ण ये तथ्य है कि बिना आपके डिमांड किए हुए, बिना आपके कहे हुए वे खाने और पीने दोनों के संदर्भ में आपकी व्यवस्थाओं को संचालित करना उन्होंने शुरू कर दिया था। ये क्यों हुआ? ये भी सोचना चाहिए कि ये जो बिना आपके कहे ये सरकारें इतनी एग्रेसिवली वो काम कर रही थी, कुछ सरकारें कर रही थी, इसके पीछे कारण क्या है? तो ये हम देखते हैं कि यदि आगे बढ़ने की होड़ में यदि सरकारें यदि प्रयास न करें तो वो पिछड़ जाएंगी, लोगों के बीच में वो इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा जिसके लिए वो प्रयासरत रहती हैं। तो ये बैटल किस चीज़ के लिए है कि वो सरकारों के बीच में भी आगे निकल जाएं, अपने सर्वाइवल के लिए भी है, और कॉमन मासेस के विकास के लिए भी है। तो आज का जो विषय है वो हमने जो लिया है वो मधुशाला मैटर्स फॉर द इकॉनमी लिया हुआ है। और इसको हम लोग अब देखने की कोशिश करेंगे कि इसका रियल पिक्चर क्या है। तो जो मधुशाला का या लिकर या अल्कोहल इंडस्ट्री की बात है, उसमें कम से कम 2 प्लेयर्स दिखाई पड़ते हैं। एक पहला प्लेयर तो वो हैं जो कि ड्रिंक करते हैं, जो कि कोरोना के पीरियड में काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो गए थे। वस्तुतः वो घरों में एक तरह से रोते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी गेम में एक दूसरा पक्ष भी है जिसमें कि राज्य सरकारें हैं, जो कि ऐसे रोते हुए लोगों के लिए काफ़ी परेशान थीं, जो कि गुड मदर के रूप में जैसे होता है, उन्होंने एक बिहेवियर किया और उनकी सुध ली। तो अब इसी पर हम लोग आज बात करेंगे। लेकिन ये जो बात होगी वो केवल आंकड़ों की जुबानी होगी, न कि मन की बात होगी। ये विश्लेषण आंकड़ों के आधार पर ही करना ज़्यादा उचित होता है। तो ये डाटा और इन्फॉर्मेशंस क्या कर रहे हैं, और इन डाटा और इन्फॉर्मेशंस के आधार पर कौन से क्वेश्चंस इमर्ज कर रहे हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि लिकर इंडस्ट्री का जो सेल्स रेवेन्यू जो है वो क्या मायने रखता है स्टेट्स के लिए, राज्यों के लिए। जो लिकर उद्योग से जो आय प्राप्त होती है उसका क्या उपयोग है, क्या महत्व है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि राज्य सरकारें उत्पाद शुल्क लगाया करती हैं, लेकिन ये उत्पाद शुल्क अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, और ये डिफरेंट टाइप्स का है। जैसे कि हम लोग कहें कि ये एक्साइज ड्यूटी होती है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज़ के रूप में दिखाई पड़ेगा, स्पेशल फीस लगेगा, दिखाई देगा, बॉटलिंग फ़ीस के रूप में एक्सेट्रा होता है। और भारत में अल्कोहल की यदि ब्रांड के रूप में लें या अल्कोहल का प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, तो इंडियन मेड फॉरेन लिकर
दिखाई पड़ता है, कंट्री लिकर दिखाई पड़ता है और इम्पोर्टेड फॉरेन लिकर दिखाई पड़ता है। तो ये एक सामान्य सी कुछ तथ्य आपके सामने हैं। एक्साइज़ ड्यूटी के संदर्भ में कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा कि जो एक्साइज़ ड्यूटी से जो रेवेन्यू आई, वो जो जो ओन टैक्स रेवेन्यू होता है राज्य सरकारों का, वो उसका वो थर्ड लार्जेस्ट सोर्स होता है। तो थर्ड लार्जेस्ट सोर्स से 2019-20 का आंकड़ा है, वो कह रहा है कि 12.5% इनकी आय का साधन यही एक्साइज ड्यूटी है, उत्पाद शुल्क है। यद्यपि कुछ राज्य हैं, गुजरात है, बिहार है, जहाँ पर कि ये कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड था, इसलिए उनको ये रेवेन्यू जनरेशन में किसी तरह की सहायता नहीं कर रहा था। एक और भी तथ्य है कि कोरोना का जो चौथा जो लॉकडाउन जब चल रहा था, तो या एग्जैक्ट हम कहें, समय कहें, तो मई 4 को आप देखेंगे कि ये अनाउंसमेंट हुआ कि स्टैंड लोन लीकर जो शॉप्स हैं उसको हम लोग खोल देंगे। तो उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, आसाम में, कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, ये ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने कि लीकर उद्योग के लिए के शॉप्स को खोलने का आदेश दिया। और आप देखेंगे कि हज़ारों हज़ारों की संख्या में लोग एक साथ इन शॉप्स के बाहर जमा हो गए। हम आप भयभीत हो रहे थे, लेकिन वो थोड़ा भी भयभीत नहीं हो रहे थे। आप ख्याल करेंगे कि आदमियों के साथ साथ औरतें भी लाइन में लगी हुई थीं, कोई भी परेशान नहीं थीं, या आप ज़्यादा सही कहेंगे कि अधिकांश उसमें लोग प्रसन्न ही दिखाई दे रहे थे। तो एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है वो एकदम ख़त्म भी हो गई है, और अल्कोहल के माध्यम से वे कोरोना को एक तरह से चैलेंज कर रहे थे, और उनको कोई किसी तरह का भय या टेंशन नहीं था। यद्यपि हम सबको अपने घरों में हम बहुत ज़्यादा भयभीत और परेशान दिखाई पड़ रहे थे। अब बजट, स्टेट्स के बजट के संदर्भ में देखें, ये तो जिनको पीना था उनके संदर्भ में हमने बात की कि वो एकदम भयभीत नहीं थे, लेकिन राज्य सरकारें भी भयभीत नहीं दिखाई पड़ रही थीं, क्योंकि उनकी थर्ड लार्जेस्ट जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो इसी स्रोत से मिलता है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल, जिनका की रेवेन्यू स्रोत ये सेकंड लार्जेस्ट रेवेन्यू सोर्स है, इसलिए इनके लिए ये शॉप्स खुल जाना बहुत ही महत्वपूर्ण था, और इसीलिए ये ज़्यादा चिंतित थी, परेशान थी और जल्दी चाहते थे कि खुल जाएं। ये देखना है कि इन राज्यों ने कितना टैक्स जो उत्पाद शुल्क लगा रखा है। जैसे उत्तर प्रदेश को देखें, उत्तर प्रदेश और सिक्किम 2 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कि 24% एक्साइज ड्यूटी, हाईएस्ट एक्साइज ड्यूटी इन द कंट्री है, इनके द्वारा लगाया हुआ है। और छत्तीसगढ़ ने 22% लगाया हुआ है, जबकि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड 21% के का उत्पाद शुल्क लगाते हैं, एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं। ये 19-20 की बात हम कर रहे हैं, 2019-20 की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश द्वारा इसी दौरान 20% का उत्पाद शुल्क लगाया गया, लेकिन सबसे कम उत्पाद शुल्क मिजोरम और नागालैंड में केवल 1% है। और अभी हमने कह दिया कि गुजरात और बिहार तो इसको अपने राज्य में उन्होंने बैन कर रखा है, इसलिए उनका प्रश्न नहीं उठता है। अब हम लोग देखें कि हम लोग को कुछ और डेटा देखने की ज़रूरत है कि इनकी आय कितनी होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो यही है। तो 2019-20 में आप देखेंगे कि इनसे एस्टिमेटेड था कि 1,75,000 लाख करोड़ रुपए इससे आय प्राप्त होगी। तो काफ़ी बड़ी आय है, राज्यों को प्राप्त होने वाली है, जबकि 2018-19 में इससे 1.5 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुई थी। तो लगभग 16% ग्रोथ था इसी दौरान। तो आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होती है राज्यों को लीकर इंडस्ट्री के माध्यम से। अब 5 जो ऐसे उद्योग ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होती है, वो कौन से, ये भी देखने की ज़रूरत है। तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना, ये 4 राज्य हैं जिन्होंने कि टोटल रेवेन्यू का, जिनके पास जो अल्कोहल
के बेचने से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसका 53.80% 2018-19 में इन्होंने प्राप्त किया था। और एक आशा आशा थी कि लगभग इसी के आसपास 2019-20 में भी ये रेवेन्यू प्राप्त करेंगे। तो आप ख्याल करिए कि ये पांचों राज्य रेवेन्यू कलेक्शन के रूप में जो जो लीकर है, अल्कोहल है, उसको काफ़ी महत्व देते हैं। उनकी आय का एक बड़ा भारी साधन भी है और एक बड़ा अमाउंट उनके पास चला जाता है। यूपी को आप देखेंगे कि वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उसको पूरे देश भर में वो सबसे ऊपर पायदान पर है, जो कि 31,570 करोड़ 17 करोड़ रुपए 2019-20 में जिसको कि एक्साइज ड्यूटी से प्राप्त होनी थी। उसी तरह से कर्नाटक को 20,950 करोड़ मिलना था। महाराष्ट्र को 17,477 करोड़ रुपए मिलने की संभावना थी। उसी तरह से वेस्ट बंगाल को 11,873 करोड़ रुपए की मिलने की संभावना थी और तेलंगाना को कुछ 10,901 करोड़ मिलने की संभावना था। और इसीलिए आपको अब समझ लेना चाहिए कि क्यों ये राज्य सरकारें भी उतनी परेशान थीं कि जल्दी से जल्दी ये शॉप्स खुल जाएँ। जो रेवेन्यू जनरेशन है जो हुआ उसमें जितना रेवेन्यू देश भर में इससे प्राप्त होता है उसका लगभग 18% 17.95% उत्तर प्रदेश को एलोन उत्तर प्रदेश को ही मिलता है। उसी तरह कर्नाटका का शेयर 11.93% है, महाराष्ट्र का 9.95% है, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना का 6.76% और 6.21% के आसपास रहता है। मित्रों, केवल ये इतना ही नहीं है, कौन कंज्यूम करता है, किस राज्य के नागरिक ज़्यादा कंज्यूम करते, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य जानने का है। और उसमें तमिलनाडु और कर्नाटक सबसे आगे हैं। जितना अल्कोहल का कंजम्पशन होता है उसका तमिलनाडु में केवल 13% केवल तमिलनाडु के लोग ही कंज्यूम कर जाते हैं, जबकि कर्नाटका के लोग कोई 12% कंज्यूम करते हैं। इसके बावजूद भी तमिलनाडु हाईएस्ट 5 में नहीं है जो कि रेवेन्यू जनरेट कर पाता हो। लेकिन इसका कारण ये है कि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम लगा रखी है, जबकि कर्नाटक ने एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा लगा रखी है और उनके यहाँ कंजम्पशन भी लीकर का ज़्यादा है, इसलिए उनके यहाँ रेवेन्यू ज़्यादा है। अब आप ये देखना चाहेंगे कि जो कोरोना वायरस के पीरियड में भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग एक साथ निकले, तो इसके पीछे कारण ही है कि ये लोग को पीने की तमन्ना थी, उनकी आशा थी और कुछ को पिलाने की भी आवश्यकता दिख रही थी। क्योंकि एक थोड़ा सा ये ज़्यादा कड़े ढंग से हम बोल रहे हैं, ठीक नहीं है, बल्कि ये कहें कि जब रेवेन्यू स्रोत स्टेट गवर्नमेंट्स के सूख गए हैं कोरोना के कारण, जबकि SGST का पैसा उनको न मिल पा रहा हो, जबकि अन्य स्रोतों से पैसा उनको, पेट्रोलियम का भी पैसा उनको न प्राप्त हो रहा हो, तो वो किस आधार पर अपनी एक्टिविटी को चला रखें। तो इसलिए वे ज़्यादा परेशान थे। और इसीलिए आप देखेंगे कि दिल्ली ने जो MRP था उस पर उस स्पेशल कोरोना फीस के रूप में 70% और एक्स्ट्रा अमाउंट लगाया और इस उनको ही कर्नाटक तमिलनाडु ने भी ऐसा किया। अब कुछ एक आध प्रश्न और भी आता है सामने कि इतना ओवर क्राउडेड सिचुएशन थी, हम लोग ने देखा है शॉप्स के जो शॉप्स हैं लीकर शॉप्स के सामने, तो उसके कारण क्या केवल यही था कि लोग पीना चाहते थे, लोग बहुत ही उनको बहुत तलब थी। तो इसमें शंका नहीं है कि लोगों की एक आदत बन गई थी और वो बहुत दिनों से तड़प रहे थे या परेशान थे और इसलिए उनको वो सब के सब घरों से बाहर एक साथ निकल आए बिना घबराए हुए, बिना डरे हुए। लेकिन हमने पहले ही कहा कि हम सब निश्चित रूप से घबरा रहे थे। उनका गला सूख रहा था और राज्यों के रेवेन्यू सूख रहे थे, तो दोनों ही परेशान थे, इसलिए दोनों ने ही सहयोग किया और ये एक सोर्स खुली। इसका एक और भी एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है क्यों ऐसा हुआ। तो कुछ लोग का मानना है कि जो पीने वाले लोग हैं उनका एक और फिलॉसफी भी है। वो फिलॉसफी क्या है
एक फ़िलॉसफ़ी है कि वो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट जिसको कहते हैं, उसको नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि मितव्ययिता या जो कंजूसी है, वो जीवन में नहीं करना चाहिए। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को वो हटाना चाहते हैं। तब ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या है? ये कंजूसी का जो विमर्श है, वो विरोधाभास है, वो क्या है? ये कहता है कि आदमियों को, मनुष्यों को ज़्यादा सेव नहीं करना चाहिए। यदि वो यदि वो खर्च नहीं करते हैं अपने आय का, तो ये इकॉनमी से सफ़र करेगी। तो इसलिए स्पेंडिंग ज़रूरी है, और स्पेंडिंग खर्च करना रिवाइवल ऑफ द इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए अनेक जो पीने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमने जो आज के दिन पीना ज़्यादा अच्छा समझा, क्योंकि इकॉनमी के लिए ये आवश्यक है, और ये हम बचत करेंगे तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ पाएगी। ये ऐसी कुछ राज्यों की भी की फ़िलॉसफ़ी रही है कि आज के दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू बटोर सकें, तो जिससे कि मासेस का कुछ हम आगे भला कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें रही हैं। लेकिन अंत में, इस विमर्श के अंत में, जब ये उद्योग इतना विस्तृत हो चुका है, तब इसका प्रॉस्पेक्ट क्या है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। तो ये समझ में आता है कि ये एक हायर कंजम्पशन जो मार्केट है इंडिया का, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा, या ग्रोइंग मार्केट होगा, क्योंकि लोगों की पीने की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 2016 का एक डाटा है, जिसमें पर पर्सन जो कंजम्पशन था, वो 5.7 लीटर्स पहुंच गया था, जबकि जो कि 2005 से 140% ज़्यादा था। तो अर्बन पॉपुलेशन को देखेंगे या मिडिल क्लास को देखेंगे, वो ज़्यादा पीने लग गया है, जो ज़्यादा कंजम्पशन करता है। और जब से ये ट्रेवलर्स ज़्यादा आ रहे हैं, या होटल इंडस्ट्री का विकास हुआ है, तब से अल्कोहल का कंजम्पशन भी तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरी एक बात कहना चाहते हैं कि 2016 में 5.4 बिलियन लीटर्स का इंडिया का कंजम्पशन था, जो कि 2020 में 6.5 बिलियन हो जाने की संभावना है। तो और आज के एक और वास्तविकता है कि 30% जो इंडियंस हैं, वो रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जब लोग कंज्यूम कर रहे हैं अल्कोहल का, तो अब आवश्यकता इस बात की है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और आवश्यकता इस बात की है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस इस अल्कोहल इंडस्ट्रीज़ की जो हैं, उसको देखा जाए, सेफ्टी मेजर्स लिया जाए, जिससे कि जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं, उनकी हेल्थ और सेफ्टी को भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। लेकिन एक सैड स्टोरी भी है कि अपने जो स्टेट्स हैं, इस समय एटलीस्ट वो केवल 2 ही कार्य करने में लगे हुए हैं। केवल वो एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, और उनका मतलब केवल कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू है, जिसको कि आपको पलटना होगा। मित्रों, मैं जितना ये विमर्श था, मैं श्रद्धेय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को इसको समर्पित करता हूँ, जिन्होंने जो मधुशाला सोसाइटी की स्थापना की थी। उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को भी समाज के सामने रखने की कल्पना की थी, या बताने की कोशिश की थी। सबको धन्यवाद। नमस्कार।